गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे एक निबंध। निबंधकर का नाम क्या है? अतिथि। अतिथि निबंध के निबंधकर का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांसवाड़ा जिला के उन्नाव जनपद में हुआ था। बांसवाड़ा जिले के उन्नाव जनपद में हुआ था। और रामविलास शर्मा जी अंग्रेज साहित्य के अध्यापक थे। उन्होंने लखनऊ महाविद्यालय, बी आर अम्बेडकर महाविद्यालय आगरा आदि में नौकरी किए थे। उनके साहित्य में मार्क्सवाद, समाजशास्त्र, भाषाशास्त्र आदि का विशेष रूप से रुचि देखने को मिलता है। उनके साहित्य में मार्क्सवाद, समाजशास्त्र, भाषाशास्त्र आदि का रुचि देखने को मिलता है। उन्होंने निराला साहित्य साधन को 3 खंडों में प्रकाशित किया था। निराला साहित्य साधन को 3 खंडों में प्रकाशित किया था। उनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या है? निराला साहित्य साधना 1, 2, 3, भारतेंद्र युग, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, मार्क्स और पिछड़े समाज आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। आज हम चर्चा करेंगे अतिथि। अतिथि का मतलब हम लोग जानते हैं। अतिथि का मतलब क्या है? मेहमान। अतिथि का मतलब क्या है? मेहमान। यानी कि लेकिन लेखक ने यहाँ पे उस अतिथि के बारे में चर्चा की है जो अतिथि यानी कि बिना तिथि बताए आपके घर में पहुंचते हैं, उसके बारे में चर्चा की है। चलो हम जानते हैं उस निबंध के बारे में। देखो, अतिथि से मेरा मतलब उन लोगों से नहीं जो बिना तिथि बताए आपके भोजन में शरीक होने के लिए आ जाते हैं। यानी लेखक का कहने का मतलब ये नहीं कि बिना तिथि बताए, बिना समय बताए कोई भी अतिथि आपके भोजन में आकर आपके भोजन में शामिल होने के लिए आ जाते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। क्योंकि इस तरह का आतिथ्य अब चाय पानी तक सीमित रह गया है। क्योंकि आजकल ऐसा कोई मेहमान नहीं कि जो आपको बिना बताए आपके डायरेक्ट आपको खाने के समय आके पहुंच जाएगा। ऐसा कोई अतिथि आजकल नहीं आते हैं। अगर कोई आपके घर में खाने के लिए आता है तो वो पहले आपको बताता है, मैं इतने बजे आऊंगा, थोड़ा खाना खाकर जाऊंगा। सही है नहीं? सही है नहीं? ऐसे अतिथि अगर कोई आपके घर में अचानक आकर पहुंचता है तो वो चाय पानी तक सीमित रह जाता है। चाय पानी तक सीमित है। अगर कोई अचानक आपके घर में आके पहुंचता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा चाय पानी पिलाकर यानी स्नैक्स वगैरह थोड़ा खिलाकर छुड़ा करते हैं, बातचीत करके तो वो चला जाता है। ऐसे अतिथि आजकल अगर बिना तिथि बताए अगर पहुंचने वाला अतिथि आजकल बहुत कम हो गए हैं। और खासकर इस महंगाई के जमाने के लोग भोजन के लिए पूछते हुए सवाल को मन में दोहरा लेते हैं। खासकर ये महंगाई के जमाने में अगर हम कोई अतिथि आया है तो उसको खाने के लिए बुलाने से पहले हम 2 बार सोच लेते हैं, अरे इतना महंगा है, हम अगर उसको खाने के लिए कहेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा। तो हम 2 बार सोचते हैं और बना पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसके बारे में सोचते हैं, बाद में उसको खाने के लिए बोलते हैं। लेकिन लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं? अगर आप जजमान जिसके यहाँ अतिथि, जजमान का मतलब क्या है? यहाँ पे हम जिसके घर में अतिथि बनकर जाते हैं, जो हमको सत्कार करता है, जो हमारा सत्कार करता है, वही जजमान है। लेखक कहते हैं अगर आपका जजमान जिसके यहाँ आप अतिथि यानी मान न मान मेरा मेहमान। मान न मान मेरा मेहमान का मतलब किसके घर में जबरदस्त अतिथि बनकर जाना, किसके घर में जबरदस्त अतिथि बनकर जाना। मान न मान मेरा मेहमान बने हैं, दम साध कर घबराहट में एक ही सांस में आपसे भोजन के लिए पूछे तो आप उसके शब्दों का उत्तर उनकी ध्वनि में पढ़कर तुरंत ही नहीं दे देंगे। अगर आप किसके घर में अतिथि बनकर गए हैं, किसी घर के जजमान के घर में अतिथि बनकर गए हैं और आपको देखते ही और खुशी से दम घुटकर अगर वो आपसे कुछ बोलता है, उसका उत्तर आप थोड़ा सोच समझ कर देना चाहिए। उसकी उत्तर आपको थोड़ा सोच समझ कर देना। अगर आप किसके घर में अचानक अतिथि बनकर चले जाते हैं और आपको देखते ही उत्तर खुशी से उछल पड़ता है, ऐसा कि मालूम होता है कि क्या मालूम होता है? देखो, यदि मीठी मीठी बातें करके वो आपसे भोजन के लिए ऐसे आग्रह करे जैसे वो आपकी बाट ही जोह रहा था का मतलब आपका राह ताक रहा था, आपका राह देख रहा था। आप जैसे कि आप कब आएंगे उसके घर, आप उसके घर कब आएंगे, वही राह देख रहा था। बाट जोह रहा था का मतलब समझ में आया? आपका राह देख रहा था।
और आपके बिना उसका भोजन विष तुल्य हो जाएगा, तो आप निश्चय जानिए कि उसने उसने कोई भारी दाम सोच रखा है। अगर आप किसके घर में अचानक अतिथि बनकर जाते हैं और वो आपको देखकर खुशी से उछल जाता है, खुशी से उछल जाता है, और उस खुशी से उछल कर कुछ बातें करने लगता है, कोई मीठी मीठी बातें करने लगता है, तो आप तो उसका उत्तर थोड़ा सोच समझ कर दीजिए, सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि वो आपसे कुछ उसका मतलब निकालना चाहता है। अगर आप जिसके घर में मेहमान बनकर गए हैं, अगर वो आपसे मीठे मीठे बातें करने लगता है, तो कुछ बातें करने लगता है, तो उसका जवाब आप थोड़ा सोच समझ कर दीजिए। अगर वो आपसे मीठे मीठे बातें करके आपको खाना खाने के लिए बुलाता है, और ऐसे मालूम पड़ता है जैसे वो आपका राह देख रहा था, आप उसके घर में कब आएंगे, आप वो उसका आपका वो आपका राह देख रहा था, और आपके बिना अगर आप उसके घर में खाना नहीं खाएंगे, तो वो भी खाना नहीं खाएगा, आपके बिना उसका खाना विष तुल्य है। समझ पा रहे हैं? विष तुल्य है का मतलब क्या? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो वो भी खाना नहीं खाएगा। तो आप थोड़ा उसका जवाब सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि वो कोई भारी दाम सोच रखा है, यानी कि वो कोई आपसे कोई मतलब, उसका कोई मतलब निकालना चाहता है। इसलिए अगर आप किसके घर में मेहमान बनकर गए हैं, अगर वो आपसे थोड़ा मीठे मीठे बातें करने लगता है, और वो ऐसा व्यवहार दिखाता है कि जैसे वो आपका राह देख रहा था, और उसके आपके खाने के बिना उसका खाना भी विषतुल्य है, तो आप थोड़ा उसका जवाब, उसकी बातों का जवाब सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि वो कोई भारी दाम सोच रहा होगा, जिससे आपसे कोई मतलब निकालना चाहता है, उसका कोई काम हासिल करना चाहता है। इसलिए आप थोड़ा सावधान रह के उससे बात करिए। और लेखक और क्या कहते हैं, अगर आप लेखक हैं, लेखक क्या कहते हैं, अगर आप लेखक हैं और मेहमान नवाज प्रकाशक हुए, तो समझ लीजिए कि डालना की पुड़िया और कद्दू की तरकारी खिलाकर वो आपसे मुक्त लिखना चाहता है। इस काल के अतिथि सत्कार से ब्राह्मण सावधान। लेखक कहते हैं, अगर, हाँ और एक बात है, अगर आप लेखक हैं, आप कुछ लेखक है, आप कुछ निबंध या कविता, कुछ कहानी कुछ लिख रहे हैं, आप एक लेखक है, और कोई प्रकाशक का मतलब समझते हैं, जो पब्लिश करते हैं, जो किताबें प्रकाशित करते हैं। अब अगर आप लेखक हैं और कोई प्रकाशक के घर आप मेहमान बनकर गए हैं, तो अगर प्रकाशक आपको डालडा की पुड़िया कद्दू की सब्जी खिलाता है, तो आप थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि वो आपको मुफ्त से लेख लिखाना चाहता है, बिना मूल्य दिए आपसे लेख लिखाना चाहता है। इसलिए लेखक कहते हैं, आजकल के अतिथि सत्कार से ब्राह्मण सावधान। आजकल के अतिथि सत्कार से ब्राह्मण सावधान। तो अगर आपका ज्यादा सत्कार करता है, तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि वो आपसे उसका कोई मतलब निकालना चाहता है, वो आपसे उसका कोई मतलब निकालना चाहता है, वो इसलिए आप थोड़ा सावधान रहिए। कोई भी अगर ज्यादा अतिथि सत्कार करता है, कोई भी ज्यादा अगर अतिथि सत्कार करता है, तो आप थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि वो आपसे कुछ ना कुछ मतलब निकालना चाहता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अतिथि से मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, लेखक का मतलब उन लोगों से नहीं जो अचानक आकर घर में पहुंच जाते हैं और आपके खाने में शरीक हो जाते हैं, उनके बारे में लेखक चर्चा नहीं करते हैं। लेखक किसके बारे में चर्चा करते हैं, देखो किसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, मेरा मतलब उन लोगों से है जो तिथि की बात दूर, तिथि की बात दूर, कोई अचानक 1 महीने 2 महीने 1 साल के बाद कोई अचानक पहुंच जाए, उसकी बात नहीं करते हैं लेखक। क्या करते हैं, घड़ी, पल, घंटा, पहर का भी ध्यान न रखे हुए एकदम अयाचित आधमकते। अयाचित आधमकते का मतलब अचानक आप पहुंचते हैं। अयाचित आधमकते का मतलब क्या है, अचानक आप पहुंचते। लेखक किस अतिथि के बारे में बात करते हैं, ऐसी अतिथि जो तिथि की बात दूर, तिथि की बात दूर, जो कि घड़ी, पल, घंटा और पहर, कोई भी समय, यानी कि दिन के कोई भी समय, ना दिन ना रात ना सुबह ना शाम, कोई भी समय आकर पहुंच जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन सभी शब्दों में अ लगाने से इनका नामकरण हो सकता है। जैसे घड़ी, कोई भी घड़ी आ पहुंचते यानी अघड़ी आके पहुंचना, कोई भी पहर आके पहुंचते अपहर आके पहुंचना, कोई भी पल आके पहुंचते अपल आके, यानी अघड़ी मेहमान, अपल मेहमान, इसे कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन लेखक क्या कहते हैं,
लेकिन जब तक अच्छी हिंदी के लेखक इस ओर ध्यान अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाते हैं, तब तक मैं इन्हें अतिथि ही कहूंगा। और आपसे प्रार्थना करता हूं कि शब्द पर न जाकर आप मेरा मतलब पर जाइए। लेखक कहते हैं जब तक, यानी कि लेखक कहते हैं जो अघड़ी, अपल, अगंठ, इसके बारे में चर्चा न करें, इसके बारे में ध्यान न देकर मेरे कहने के मतलब के ऊपर जाइए, उन अतिथि के ऊपर चर्चा करते हैं। यानी मैं उन अतिथि के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जो कोई भी समय आकर पहुंचते और आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं, आपको परेशान करने लगते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहते हैं, आप सोचिए 24 घंटे में ऐसा कौन सा घंटा या मिनट है जब कभी ना कभी किसी अतिथि ने आकर आपका काम ना रुक दिया। लेखक कहते हैं आप बताइए, आपके दिन में 24 घंटे के अंदर ऐसा कोई पल नहीं होगा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि अचानक कोई ना कोई अतिथि आकर आपका कोई काम करे, आपके काम में अड़चन डालता है। सही है नहीं? ऐसा कोई, यानी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में अतिथि नहीं आया हो और उसके काम में अड़चन न डाला हो। ऐसा कोई है क्या? कोई नहीं है। वे लोग धन्य हैं जिन्हें 12 से 4 बजे तक कम से कम रात के समय इन मेहमानों से नताज मिलते हैं। नताज का मतलब राहत, नजात का मतलब राहत। यानी कि लेखक कहते हैं वो व्यक्ति धन्य है जिसके घर में दिन में 12 बजे से 4 बजे तक कोई अतिथि न आया हो या रात के समय कोई अतिथि आया हो, वो लोग धन्य है। लेकिन इस समाज में ऐसे कम व्यक्ति हो जिसके घर में मेहमान नहीं आते। हर एक घर में मेहमान आते हैं, और वो भी आजकल के मेहमान असमय आके, कहीं मेहमान, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं असमय में आकर, कहीं आप कर दोपहर का खाना खाकर सो रहे हैं, अचानक आप पहुंचते हैं, रात के खाना खाकर सो रहे हैं, अचानक आप पहुंचते हैं, सुबह आप पहुंचते हैं, आपके अगर कुछ काम करें अचानक आकर पहुंचकर आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं। उसके बारे में लेखक ने यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। कॉलेज का अध्यापक अगर लेखक भी हो तो उसके लिए अतिथि की आवाज यमदूत के संदेश से कम भयावह नहीं होती। अगर कॉलेज के अध्यापक अगर लेखक हो, यानी कि लेखक कहते अगर कॉलेज के अध्यापक है, उनके लिए अतिथि की आवाज किसकी आवाज से कम नहीं है? यमदूत के संदेश से कम भयावह नहीं होता। यानी अगर आप कॉलेज के अध्यापक हैं और आप लेखक हैं, तो अचानक अगर लेख के लिए बैठे हैं, आप कुछ लिखने के लिए बैठे हैं, उसी समय अगर कोई मेहमान आकर, कोई अतिथि आकर आपसे बात करने के लिए लगता है, तो उसकी आवाज किसके आवाज से भयावह है? यानी यमदूत के संदेश से भयावह लगने लगता है। देखिए, कॉलेज का अध्यापक अगर लेखक भी हो तो उसके लिए अतिथि को आवाज यमदूत के संदेश से कम भयावह नहीं होती। सवेरे चाय पीकर या स्वस्थ मन के हुए तो दूध बादाम पीकर आप कॉलेज की किताब लेकर बैठे, 10 मिनट के बाद जब आपकी तन्मयता बढ़ रही थी तभी आ गए अतिथि, और जी कहेंगे आप शायद काम कर रहे थे, मैं ही थोड़ी ही देर बैठूंगा। लेखक क्या कहते हैं, अगर आप कॉलेज के अध्यापक हैं तो कॉलेज के अध्यापक के लिए अतिथि का आवाज किसके संदेश से भयावह है? यमदूत के संदेश से भी भयावह है। और आप कॉलेज के अध्यापक है और सुबह उठे, फ्रेश हो गए और थोड़ा चाय पानी पीकर या दूध बादाम पीकर स्वस्थ मन से किताब लेकर बैठे हैं, कुछ पढ़ने के लिए बैठे हैं। 10 मिनट में आपका आग्रह किताब के ऊपर बढ़ रहा था, अचानक अतिथि आ गए आपके पास और पहुंच कर क्या कहने लगे, अरे आप तो थोड़ा काम में व्यस्त है, मैं आपके पास थोड़े बैठूंगा। अगर कोई, आप कुछ घर में बैठे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, कोई अतिथि आएगा अचानक आपके पास बैठ जाएगा, बोलेगा आप तो थोड़ा कुछ काम कर, मैं आपसे थोड़ा कुछ काम है, मैं आपके पास बैठता हूँ, आप मना कर पाएंगे क्या? कोई मना कर पाएगा? कोई नहीं मना कर पाएगा। तो लेखक भी कैसे मना करेंगे? वो बोलते हैं ठीक है बैठिए। वो थोड़ी मना कर पाएंगे, नहीं मेरे पास मत बैठिए। कोई मना कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो अतिथि भी जब आएगा, लेखक भी बोलेंगे ठीक है पास बैठिए, मैं आपके लिए 10 मिनट का समय लेना चाहता हूँ, आपसे 10 मिनट का समय लेना चाहता हूँ, तो आप मना नहीं कर पाएंगे, वो बैठेगा आपके पास। फिर औरब की तंबू में पहले ऊंट की गर्दन आई, फिर क्रमशः 10 बजे से 10 बज गए और आपकी उदासीनता, अंगड़ाइयाँ, इधर उधर देखना, खामोश रहना, वो सभी कुछ व्यर्थ करते रहे। यानी कि पहले अरब की तंबू से, यह देखिए ऊंट की गर्दन आई,
इसका मतलब क्या? और आपकी तंबू से ऊंट की गर्दन आई। यानी कि जैसे हम कहते हैं अंगुली दिखाकर बाह बाह तक पहुंचना, अंगुली दिखाने से बाह तक पहुंचना कहते हैं ना। लेखक कहते हैं वो 10 मिनट के लिए मांग के बैठे थे, 10 मिनट बोलकर गए थे, लेकिन सुबह सुबह 7-8 बजे आके पहुंच गए 10 मिनट बोलकर। जैसे पहले तंबू से क्या होता है, जब ऊँट बाहर निकलता है क्या आता है, फिर उसका गर्दन निकलता है। फिर थोड़ा, या जब गर्दन निकलता है हमको छोटा दिखने लगता है, छोटा दिखने लगता है, लेकिन बाद जब वो बाहर आता है तब मालूम पड़ता है ऊँट कितना बड़ा है, ऊँट कितना बड़ा है। उसी तरह वो 10 मिनट क्या छोटा कम समय है, लेकिन वो सुबह 7 बजे आके पहुंच जाता है और आपके 10 बजे तक वो आपका समय बिगाड़ता रहता है, वो आपका समय नष्ट करता रहता है। और आपकी अंगड़ाइयाँ लेना, इधर उधर देखना, वो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपसे वहां बैठकर आपसे बातें करता रहता है और आपका समय नष्ट करता रहता है। आखिर वो उसकी परेशानी का पूरा मजा लेकर उठे। और आप उससे छुटकारा पाने के लिए कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो वहां से नहीं हटता है। आप उस अतिथि से छुटकारा, कभी कभी ऐसा होता है हमारा इच्छा नहीं होता है और कोई मेहमान आकर हमारे पास बैठ जाते हैं, हम उससे छुटकारा पाने की कितना भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से हटता नहीं। होता है या नहीं होता है? उसी तरह लेखक सुबह सुबह उठकर चाय पीकर कुछ किताब पढ़ रहे थे और अचानक कोई अतिथि आकर पहुंच गए, बोले मैं 10 मिनट आपका, आप तो कुछ काम कर रहे हैं, चलिए मैं थोड़ा 10 मिनट आपके पास बात करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, फिर चला जाऊंगा। लेकिन वो 10 मिनट का क्या, पूरा 2-3 घंटा आपका खराब कर देता है। आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं, अंगड़ाइयाँ लेने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं, फिर भी वो आपके पास से दूर नहीं होता है, आपके पास से नहीं जाता है और आपकी परेशानी का पूरा मजा लेकर उड़ता है। आप जो परेशान होते उसका पूरा मजा लेकर उड़ता है। आपका समय नष्ट करने के लिए खेद प्रकट किया और अंत में चलने ही लगे कि उन्हें वो असली काम याद आ गया जिसके लिए वो आए थे। और 1 घंटा 10 मिनट बोलकर 1 घंटा 2 घंटा बैठने के बाद फिर अरे चलिए क्षमा करिए, मैं आपका समय बर्बाद कर दिया और मैं निकलता हूँ, चलिए, ऐसे कहकर निकलने लगता है। लेकिन जब निकलने लगता है तब अचानक अरे रे रे रे, मैं तो असली काम, जिस काम के लिए आया था वो काम तो भूल ही गया, वो काम तो मैं भूल गया। अभी बात जैसे आप जब निकलने लगता तब उसके असली काम याद आ जाता है, तब उसके असली काम याद आ जाता है। क्या करने लगता है, आप जल्दी से निपटाने के फिराक में कमरे से बाहर निकले, लेकिन वो सीढ़ी पर एक पैर रखकर फिर जम गए। खैर 10 मिनट के बाद उन्होंने नमस्ते भी किया, लेकिन आपको घूमकर चलने का मौका न देकर उन्होंने अपना पुनः फिर आरंभ कर दिया। यह एक एक क्षण कल्प हो रहा है, कल्प का मतलब कष्ट हो रहा है, एक एक युग, एक एक क्षण एक एक युग हो रहा है। अगर आप किसी छुटकारा पाना चाहते हैं, वो वहां से नहीं जाता है। किसी काम से आप बाहर निकलना चाहते हैं और आपका कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन आप कहाँ फंस गए हैं, वो आपको दूसरा आदमी आपसे छोड़ नहीं रहा है। तो आपको क्या, एक एक क्षण एक एक कल्प, यानी एक एक मिनट एक एक पल एक एक युग, कल्प का मतलब युग होता जा रहा है। जैसे सुबह आकर आपके पास बैठ गया, आपका 2 घंटा 3 घंटा खराब कर दिया और जब 10 बज गया तो चलने लगा, चलिए मैं आपका बहुत समय नष्ट कर दिया, मैं अब चलता हूँ। लेकिन जाने के लिए निकल रहे तब तुरंत उसका काम याद आ जाता है और बोलता है अरे अरे सर मैं तो भूल गया, मैं जिस काम के लिए आया था वो बात तो नहीं आपको बताया। और आप फिर कमरे में जाने के लिए जब पीछे मुड़ते हैं तो फिर सीढ़ी के ऊपर से वो खड़े होकर वो आपसे पुनश्च कुछ ना कुछ कहने लगता है। उसको ये नहीं मालूम रहता कि उसके वजह से आपका कितना एक एक क्षण एक एक पल एक एक उसके छुटकारा पाने के लिए आप एक एक पल तरस रहे हैं, एक एक पल उसके साथ, एक एक पल आपको एक एक युग जैसा लग रहा है। समझ में, एक एक पल कल्प हो रहा है, एक एक पल कल्प हो रहा है का मतलब समझ में, यानी कि एक एक पल एक एक युग जैसा, एक एक क्षण आपको एक एक युग जैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे। ओके, धन्यवाद।